हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर विपुल तिवारी आज आपके लिए न्यू चैप्टर वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 1 लेके आया हूँ। तो आइए बच्चों, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर वर्क एनर्जी पावर। ये चैप्टर आपने कुछ लिमिटेशंस के साथ क्लास 9th में भी पढ़ा है, पर हम इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और वी विल कंप्लीट इट एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नीट और जेई। डेफिनेटली बोर्ड्स के लिए भी कवर किया जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले टर्म समझेंगे इसके अंदर वर्क। क्या है ये वर्क? आप लोग घर में बैठे हुए वीडियो देख रहे हैं। आज मैंने आपको कुछ मान लीजिए होमवर्क दिया, बहुत ज़्यादा होमवर्क है। आप कहते हैं आज तो बहुत काम है, आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। क्या रियली वो वर्क है? इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स दैट इज़ नॉट अ वर्क। आपका पढ़ना, आपका खाना खाना, दैट इज़ नॉट अ वर्क। फिजिक्स की टर्म में वर्क क्या है? अब आप कहेंगे मुझे वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये पढ़ा है ना आप लोगों ने लोअर क्लास में 9th क्लास के अंदर। बच्चों, दिस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। ठीक है, दिस इज इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। सिर्फ ये एक ही स्पेसिफिक टाइप के वर्क के लिए एलिजिबल है, करेक्ट है। अदरवाइज ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है, इनकम्प्लीट है। तो वर्क है क्या? अलग अलग वे में डिफाइन कर सकते हैं हम लोग वर्क को। वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो वर्क इज फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है, जो रिजल्ट आता है वो क्वांटिटी कैसी होती है? स्केलर। तो ये जो वर्क है प्यारे बच्चों, ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। आंसर क्या आएगा इसका डॉट प्रोडक्ट का? ए डॉट बी क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? स्मॉलर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क का फॉर्मूला आपका बनेगा। थोड़ा सा इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे बच्चों। दिस इज एन ऑब्जेक्ट। आप इस पे इस तरह फोर्स लगा रहे हैं। लेट अस से डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। दोनों के बीच में जो ये एंगल है थीटा। तो वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉज ऑफ दिस एंगल। ठीक है, जो आप लोअर क्लास के अंदर पढ़ के आए थे, ये फॉर्मूला किसके लिए था? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉज 0 कितना होता है बच्चों? 1। मतलब जो आपने छोटी क्लास में वर्क पढ़ा है ना 9th क्लास के अंदर, वो आपने किसके लिए पढ़ा है? ये ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, फोर्स इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0। बट अब डिफरेंट एंगल्स के लिए पढ़ेंगे। बड़े हो गए हो अब तुम लोग ना, पहले छोटे बच्चे थे, अब नाउ यू आर इन क्लास 11th, ग्रोन अप किड्स। तो बच्चों, ये फॉर्मूला हुआ वर्क का। ठीक है, इसको एक और वे में डिफाइन कर सकते हैं। क्या सेकंड वे में क्या वर्क की डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग? वर्क इज, इट इज प्रोडक्ट ऑफ magnitude of force in direction of displacement with displacement। मैं आपको सबका मतलब एक ही है डेफिनेशंस का, 3 तरह से डेफिनेशन बता रहा हूं। मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ 3 टाइम्स बता रहा हूँ।
आपको अलग अलग बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाए, आप किसी भी तरह के न्यूमेरिकल में ना फंसें। क्या कहता है इससे, देखो बच्चों, एक ब्लॉक है ये, इस पे ये फोर्स लग रहा है F, इसका इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ S, दिस एंगल इज थीटा। तो क्या कहता है बच्चों, आप मल्टीप्लाई करें वर्क निकालने के लिए, किस किस को मल्टीप्लाई करें, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किस तरफ, इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की तरफ कंपोनेंट, कितना कंपोनेंट आएगा प्यारे बच्चों, जिधर थीटा होता है उधर कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस थीटा। तो सिर्फ ये कंपोनेंट लेना है, तो वर्क इज F cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। सेम फॉर्मूला बन गया आपके पास, ठीक है। तो इस वे में भी प्यारे बच्चों आपको ये याद रहना चाहिए। थर्ड वे, इसका रिवर्स कर लो, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट in direction of force with force। तो बच्चों ध्यान से देखें, ब्लॉक पे फोर्स और इधर डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में एंगल ले लिया आपने, कितना, थीटा। अब कहता है वर्क निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट किसका, डिस्प्लेसमेंट का, किस तरफ, फोर्स की तरफ। तो S का इधर कंपोनेंट जिधर थीटा है, कौन सा कंपोनेंट, S cos थीटा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, F इंटू S cos थीटा। तो बच्चों तीनों से करोगे सेम फॉर्मूला आएगा। क्या क्या कर सकते हैं वर्क निकालने के लिए, पहली बात डॉट प्रोडक्ट किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, F डॉट S इज FS cos थीटा। दूसरा मेथड क्या हुआ, फोर्स का कंपोनेंट कर दीजिए डिस्प्लेसमेंट की तरफ, और ये फोर्स के कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई। एक्चुअल में ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ही है इस डॉट प्रोडक्ट का, जो हम पढ़ चुके हैं बच्चों। अब वर्क और कैसे निकाल सकते हैं, अब की बार डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट कर देंगे फोर्स की तरफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करें, वर्क आ जाएगा। क्लियर है बच्चों बात, नोट करें इसको अपनी नोटबुक्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों, जो आपने वर्क निकाला है इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे अब हम लोग। और इस वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्क इज व्हाट, FS cos थीटा। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, S है डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क का यूनिट बन गया क्या, न्यूटन मीटर, नोन एज जूल। इसकी प्रोनाउंसिएशन जूल है, अच्छा सा लगता है जाउल, इंग्लिश में लोग जाउल बोलते हैं, इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ जूल, डिनोटेड बाय कैपिटल J। ठीक है, तो क्या कहेंगे यहाँ से, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। ये वर्क 1 जूल कब होगा, जब ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन causes displacement of 1 meter in direction of force। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक। वर्क के बारे में अगली बात करते हैं, इसका CGS यूनिट क्या है,
CGS समझते हैं ना, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। CGS यूनिट है वर्क का अर्ग, ठीक है। तो ये देखो यहां से क्या था, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, तो 1 अर्ग विल बी इक्वल टू 1 डाइन। CGS यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, डाइन, न्यूटन की जगह डाइन और मीटर की जगह सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई डाउट? अगर कन्वर्ट करना चाहें आपका जूल और डाइन में तो क्या आएगा, देखो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर। तो प्यारे बच्चों 1 जूल विल बी इक्वल टू, आपका न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करें तो 1 न्यूटन इज 10 टू द पावर 5 डाइन, पता है आप लोगों को, और 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है, अर्ग, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। कन्वर्जन थोड़ा आपको पता रहे बच्चों, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? अगली बात, वर्क कैसी क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसकी डायमेंशंस निकालेंगे, डायमेंशंस ऑफ वर्क विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कॉस थीटा तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो फोर्स का डायमेंशन प्यारे बच्चों MLT-2। फोर्स का डायमेंशन कैसे लिखते हैं, मास m, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट l, तो वर्क का डायमेंशन आ गया ML/T-2। तो बच्चों ये यहाँ तक थ्योरी पार्ट आई होप आप सबको क्लियर है। नोट करें, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों हम कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन देखेंगे। अ फोर्स F इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 2K कैप इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी and causes displacement equal to 3I कैप माइनस J कैप प्लस 4K कैप। ये डिस्प्लेसमेंट कराया इसने, तो वर्क डन निकालना है, फाइंड वर्क डन। क्या फॉर्मूला है वर्क का, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 2K कैप, डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट से 3I कैप माइनस J कैप प्लस 4K कैप। बेटे डॉट प्रोडक्ट पढ़ रखा है ना, क्या होता है डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट में, सिर्फ I मल्टीप्लाई J और K और ये ऐड हो जाता है। I डॉट J 0 होता है, I डॉट K 0, ये सब 0 आ जाते हैं। कर रखा है, नहीं याद तो पुराने लेक्चर्स को थोड़ा सा रिवाइज करो वेक्टर का। 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू -1 -3 प्लस -2 इंटू 4 -8, तो 6 - 11 इक्वल टू -5 जूल वर्क आ गया। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू
2i कैप माइनस j कैप प्लस 6k कैप moves a body from इनिशियल पोजीशन वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप टू फाइनल पोजीशन दे रखी है बेटे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। क्या निकालना है बच्चों? वर्क। ठीक है, तो इस फोर्स ने बॉडी को इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक चलाया। तो वर्क के लिए क्या चाहिए? फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो सबसे पहले। कैसे आता है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप माइनस इनिशियल पोजीशन i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। 3 माइनस 1 2i कैप, 4 माइनस 1 3j कैप, 7 माइनस 2 5k कैप। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वर्क डन का फॉर्मूला आप लोगों को आता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। कितना है फोर्स? 2i कैप माइनस j कैप प्लस 6k कैप डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। कितना है डिस्प्लेसमेंट? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 6 इंटू 5 30 आ गया 31 जूल। बच्चों बात एकदम इजी है, बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नोट करें इसको। आगे देखते हैं बच्चों। हमसे क्वेश्चन में कहता है अ फोर्स ऑफ F इज इक्वल टू 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड कॉजेस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 5 मीटर। फाइंड एंगल बिटवीन force and displacement vectors if work done is equal to 25 जूल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। वर्क डन का फॉर्मूला F डॉट S। तो वर्क डन का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड फोर्स मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। वर्क कितना है? 25। ये थीटा एंगल ही तो होता है ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, यही पूछा गया है। फोर्स कितना? 10, डिस्प्लेसमेंट कितना? 5 इंटू कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों ये कॉस थीटा कितना आ गया? 25/50 इक्वल टू 1/2। कॉस थीटा 1/2 कब होता है? जब ये थीटा कितना हो जाता है? 60 डिग्री π/3। आई होप दिस क्वेश्चंस आपको साफ साफ बहुत इजी लग रहे हैं, बहुत आसान है ये। ठीक है प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और करेंगे। क्या कहता है हमसे क्वेश्चन में? अ फोर्स F इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप causes displacement 2 units along x-axis
4 units along y-axis and 3 units along z-axis. Find work. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। वर्क के लिए क्या चाहिए? फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेक्टर गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप लोग लिख लीजिए। कितना चला? 2 यूनिट्स अलॉन्ग x, तो 2i कैप। ठीक है। 4 यूनिट्स किस तरफ चला है? y की तरफ। y में क्या होता है? j कैप। और प्यारे बच्चों 3 यूनिट्स चला है z एक्सिस में, तो 3k कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, फोर्स वेक्टर था हमारे पास, वर्क इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है हमारे पास? 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। तो 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 3 9, 17 जूल आ गया ये आपके पास। क्लियर हो गई बच्चों एकदम बात? फटाफट से इसको नोट करें। बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ये आपको दे रखा है कि ये हेमिस्फीयर है। दिस इज अ हेमिस्फेरिकल सरफेस। बिल्कुल ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, पॉइंट ए। ये ब्लॉक का मास है m, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है ये b, फिसल के चले जाएगा ना बच्चों। इसका रेडियस दे रखा है आपको r। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी as block moves from A to B। B कौन सा पॉइंट है? बॉटम मोस्ट। ठीक है बच्चों। तो क्या फॉर्मूला है आपके पास वर्क का? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। दो मेथड से बच्चों आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों मेथड से आप लोग ध्यान से समझिए इसको। ठीक है, इतनी बात बच्चों देखो इसमें। तो वर्क क्या है आप लोगों के पास? फोर्स। अब देखिए फोर्स जो ब्लॉक पे लग रही है, कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटी की। कैसे लगती है ये? हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। ये रेडियस है बच्चों, ये भी रेडियस है। ऐसे इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको जो मैंने ब्लू मार्कर से ड्रॉ किया है। इट इज राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल है, आइसोसेलेस क्यों है? ये दोनों साइड्स कैसी हैं? इक्वल। हाइपोटेन्यूस निकल जाएगा इसका, ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2r a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से ये। ठीक है बच्चों। तो यहां से ब्लॉक, यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट कैसे जो निकालते हैं वेक्टर? फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो फोर्स कितना? mg। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अंडर रूट 2r इनटू एंगल। ये एंगल चाहिए हमारे को जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। इजीली निकल जाएगा बच्चों।
ये टोटल एंगल 90, उसमें से देखिए आइसोसेलेस है तो ये एंगल बराबर है दोनों, ये और ये, तो ये 45। तो प्यारे बच्चों टोटल 90 ये वाला, उसमें से ये 45 तो ये वाला 45 डिग्री। तो एंगल कितना आ जाएगा cos 45। cos 45 कितना होता है 1/√2। तो वह आ गया mgr। इजी, क्लियर है बात। एक और मेथड से करके बताते हैं आपको ये क्वेश्चन, एक लाइन में आ जाएगा और समझ गए तो बिना पेन चलाए सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पे था ये ब्लॉक, यहाँ पे आ गया। वर्क की डेफिनेशन क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा था ना ये थर्ड वे जो था इसका। तो बच्चों ये ऐसे ट्रायंगल कंप्लीट कर दो फटाफट जो पहले किया था आपने। अब ध्यान से समझना, फोर्स किधर लग रहा है mg, वर्टिकल। फोर्स वर्टिकल लगता है ना ग्रेविटी का हमेशा नीचे को, तो फोर्स वर्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा देखना होगा वर्टिकल। तो बच्चों सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखिए, वर्टिकली तो यहाँ से इतना चला है ना ये, तो वर्टिकली तो इतना ही नीचे आया है। कितना नीचे आया है ये r, तो फोर्स वर्टिकली नीचे को लग रही है कितनी mg। तो डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट इस केस में देखना होगा वर्टिकल। कितना नीचे आया है वर्टिकली r, तो प्यारे बच्चों आंसर आ गया आपके पास mgr। इजी है, समझ गए। नोट करें इसको, एक क्वेश्चन आपको और कराते हैं सेम टाइप का, जिससे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये फिर से एक हेमिस्फीयर है, यहाँ पे एक ब्लॉक है मास m का, इस पे एक फोर्स F लग रही है, हमेशा कैसे लग रही है हॉरिजॉन्टल, ऑलवेज। तो ये पोजीशन A थी, फोर्स लगने के कारण ब्लॉक यहाँ पहुँच गया एट पोजीशन B। रेडियस कितना है इसका r, तो क्या पूछा गया है फाइंड वर्क डन बाय फोर्स F इन टेकिंग अ ब्लॉक फ्रॉम पोजीशन A to B। ठीक है, यहाँ पे भी पहुँचा तो फोर्स कैसी लग रही थी हॉरिजॉन्टल। तो प्यारे बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट हुई ना, जैसे बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में किया था। ये जो डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है इट इज राइट एंगल्ड एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये कितना हो जाएगा √2r। तो ये फोर्स ये इनिशियल से गया फाइनल पोजीशन तक, कितना √2r। तो वर्क इज Fs cos थीटा, F कितना है F। प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना है √2r मल्टीप्लाइड बाय थीटा। कौन है थीटा, एंगल किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट।
बच्चों ये कितना होगा 45, क्यों है आइसोसेलेस है राइट एंगल्ड। ये 90, तो ये कितना होगा फिर से 45, तो ये कितना आ जाएगा cos 45। कितना होता है cos 45 1/√2, तो वर्क आ गया F इंटू आर। बच्चों बात समझ में आ गई आप सबको, ठीक है। इसको दूसरे मेथड से करके बताते हैं आप लोगों को। क्या कहता है हमारा ये सेकंड मेथड, बहुत इजी, जल्दी से आंसर बता देगा ये आपको। फोर्स कैसी लग रही है बच्चों, हॉरिजॉन्टल, तो आपको फोर्स का डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट भी किधर देखना होगा, फोर्स के अलोंग। ये फोर्स कैसी है, हॉरिजॉन्टल, तो प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट भी कैसा देखेंगे, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ब्लॉक यहां पे पहुंच गया, ये आपने हेल्पिंग लाइंस ड्रॉ कर ली, ठीक। तो फोर्स हॉरिजॉन्टल तो डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल, कितना है एक रेडियस के बराबर r, तो वर्क इज फोर्स F, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये कितना r, तो वर्क इज F इंटू आर। क्वेश्चन खत्म, बहुत इजी। तो आई होप अब वर्क के बेसिक क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से कर देंगे, ठीक है। नोट करें, बच्चों अब हम आगे करेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वैसे तो आप अभी तक की फिजिक्स पढ़ के जान ही चुके हैं, जहाँ पे भी चीज़ें वेरिएबल आ जाती हैं वहाँ पे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमें इंटीग्रेशन करना होगा। कैसे निकालेंगे वर्क हम यहाँ पे देखिए वर्क एक स्मॉल इंटरवल के लिए निकाल लेंगे, जिसको बोलेंगे dw। स्मॉल वर्क कैसा होगा, फोर्स डॉट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो कंप्लीट इंटरवल के लिए वर्क आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करना कैसे होगा, फोर्स कैसी है, वेरिएबल, फोर्स कैसी है, वेरिएबल। वेरिएबल का क्या मतलब है, कुछ ऐसी होगी फोर्स, F वेक्टर विल बी इक्वल टू Fx i कैप, Fy j कैप, Fz k कैप। इसमें x y की अलग अलग वैल्यूज डालेंगे या z की, तो फोर्स की अलग अलग वैल्यूज निकलेंगी। मतलब फॉर डिफरेंट वैल्यूज यू आर गेटिंग डिफरेंट फोर्स, हैंस द फोर्स इज वेरिएबल। जब वेरिएबल फोर्स आएगा तो वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेट। तो जब फोर्स अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स में है तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स में लिखना होगा, dx i कैप, dy j कैप प्लस dz k कैप। तो वर्क क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। एक बार अच्छे से लिखना सीख लीजिए, फिर क्वेश्चन में आप लोग जल्दी से लगा पाएंगे। फोर्स कितना है, Fx i कैप, Fy j कैप, Fz k कैप, डॉट प्रोडक्ट विद dx i कैप, dy j कैप प्लस dz k कैप। फोर्स तीनों डायरेक्शंस में है तो डिस्प्लेसमेंट को भी ऑल थ्री डायरेक्शंस में आप लिख लो। अब आपको पता है i डॉट i 1, क्या आ जाएगा यहाँ से, ये Fx dx, j डॉट j 1,
एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ठीक है, इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो, एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होगा। जब वेरिएबल फोर्स आई, एक्स में अलग निकाल लो, वाई में अलग निकाल लो, जेड में अलग निकाल लो, ऐड कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करें, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2-3, जिससे आपको बिल्कुल दिमाग में ये बैठ जाए। बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है हमारे से, अ फोर्स F इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड मूव्स इट फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 to x इक्वल टू 3। फाइंड वर्क। बॉडी पे ये फोर्स लग रही है, बॉडी को 1 से 3 पे ले जा रही है, वर्क निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन देख के समझ आना चाहिए कि ये वेरिएबल फोर्स है। कैसे समझ आएगा, x आ गया ना बच्चों यहाँ पे, तो दिस इज वेरिएबल। आप x को 1 रखो, फोर्स आ गया 2, x को 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 फोर्स आ गया 8, 3 रखोगे अलग वैल्यू, 4 से अलग वैल्यू, दैट मीन्स दिस फोर्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये कैसी फोर्स हो गई आपके पास, वेरिएबल। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो वर्क डन इज F डॉट डी एस। फोर्स सिर्फ किस में है, x में, तो डिस्प्लेसमेंट भी सिर्फ x की लिख लीजिए, y और z की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले x कितना था 1, बाद में 3, लिमिट्स पुट कीजिए, 2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन 2 + 1 3, यही होता ना n + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3, 1 से 3 तक 2/3। अपर लिमिट पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे x की जगह ना, 3 का क्यूब, लोअर लिमिट पुट करेंगे 1 का क्यूब, 2/3, 3 का क्यूब 27 माइनस 1 26, 52/3 जूल आंसर आ जाएगा। वेरी इजी। एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको और दिखाते हैं बच्चों। अ फोर्स F इक्वल टू 2x minus 1 causes a displacement from x equal to 1 to x equal to 4. Find work done. ठीक है, फोर्स में x आया ना, तो फोर्स कैसा, वेरिएबल। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, और फोर्स में केवल और केवल x है, तो वर्क डन हो जाएगा f dx का इंटीग्रेशन। f कितना है बच्चों, 2x minus 1 इंटू डी एक्स। कैसे करते हैं ऐसा इंटीग्रेशन, अलग अलग कर लेते हैं ना, 2x dx प्लस ये माइनस था, -1 इंटू डी एक्स। पहले x था 1, बाद में हो गया 4। ठीक है बच्चों, तो 2 कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 1 से 4 तक, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x 1 से लेके 4 तक। अपर लिमिट रखो 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 16 - 1 15, 4 - 1 3, वर्क आ गया
12 जूल। इजी, नोट इट डाउन। बच्चों वेरिएबल फोर्स में एक अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या कहता है क्वेश्चन? अ फोर्स F इक्वल टू 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप माइनस 4z k कैप moves an object from 1, 2, 1 to 2, 4, 2। क्या निकालना है? वर्क। अब फोर्स फिर से वेरिएबल है, अब की बार तो x भी है, y भी है और z भी है। पहली बात फोर्स वेरिएबल, दूसरी बात क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तीसरी बात फोर्स x, y और z तीनों में है तो डिस्प्लेसमेंट भी x, y और z तीनों में होगा। तो ऐसे केस में अभी अभी मैंने आपको बताया क्या कर देंगे, तीनों को अलग अलग, fx dx, fy dy, fz dz। fx कितना है? 2x dx, कांस्टेंट को तो बाहर रख सकते हैं, 3y स्क्वायर इंटू डी वाई। fz कितना है? -4 इंटू जेड डी जेड। ठीक है, कुछ भी नहीं है। पहले x1 y2 z1, 1 2 1, बाद में 2 4 2 x2 y4 z2। ठीक है प्यारे बच्चों, x का इंटीग्रेशन x²/2 1 से लेके 2 तक, y² का इंटीग्रेशन y³ 2 से लेके 4 तक, z का इंटीग्रेशन z²/2 1 से लेके 2 तक। क्या आ जाएगा? ये कट गया बच्चों। अपर लिमिट 2 का स्क्वायर माइनस 1, लोअर लिमिट कट गया। अपर लिमिट 4 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 2 का क्यूब, कट के क्या आएगा? -2। अपर लिमिट z की जगह 2 उसका स्क्वायर है -1। बच्चों 4 - 1 3, 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8, -2, 2 का स्क्वायर 4 - 1 3, 3 प्लस 56 -6, आंसर आ गया 53 जूल। तो बच्चों इजी है, यहाँ से आई होप आप सब कैलकुलेट कर पाएंगे वेरिएबल फोर्स का वर्क कैसे निकालते हैं। ठीक है, नोट करें इसको। आज के दिन का लास्ट टॉपिक करते हैं फिर हम लोग। बच्चों लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज टाइप्स ऑफ वर्क। कितनी तरह का वर्क है? सबसे पहली टाइप देखेंगे, कौन सा वर्क है? पॉजिटिव। ठीक है, देखो जरा वर्क होता क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा। सबसे पहले तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है ना, वर्क जीरो तो नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए फोर्स नॉट इक्वल टू 0,
डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू 0। ये कब 0 हो सकता है? cos 90 कितना होता है? 0। तो थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा है कितना बच्चों? थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है, तो थीटा जो है वो 0 या उससे बड़ा हो जाए, बिकॉज 0 भी हो सकता है। क्यों? cos 0 इज +1, बट 90 से छोटा हो, 90 के इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज cos 90 इज 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? तो दिस इज द कंडीशन फॉर पॉजिटिव वर्क। बात करें अगर बच्चों नेगेटिव वर्क की, जो सेकंड टाइप है, क्या बातें हैं नेगेटिव वर्क के अंदर? वर्क आपको पता है क्या? मैग्नीट्यूड F मैग्नीट्यूड S इंटू cos थीटा। तो वर्क इज, ये आ गया आपका। पहली बात, नेगेटिव वर्क हो रहा है ना, वर्क 0 तो नहीं है, 0 तो नहीं है अगर वर्क, तो फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, और जो ये थीटा है, cos थीटा की वैल्यू कैसी आनी चाहिए? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा नेगेटिव होता है, इट कैन बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 हो नहीं सकता, क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा, वो 0 वर्क होगा। बट ये लेस देन या इक्वल टू 180 हो सकता है। cos 180 कितना होता है? -1। तो दिस इज द कंडीशंस फॉर नेगेटिव वर्क। आखिरी में आता है बच्चों आपके पास 0 वर्क, के वर्क हो ही नहीं रहा। क्या हो सकता है कंडीशन? तो देखो, तो वर्क इज मैग्नीट्यूड फोर्स मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। तो ये हो जाए कि फोर्स ही नहीं लग रहा, पर बड़ी बेवकूफ़ी सी वाली बात है कहना कि फोर्स नहीं लग रहा। अगर फोर्स नहीं लग रहा तो फिर तो वर्क की बात करना ही बेकार है ना? तो पहली कंडीशन हो जाए कि फोर्स नहीं लग रहा, दूसरी कंडीशन हो जाए कि ये डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 की क्या कंडीशन हो सकती है बच्चों? आप इस दीवार को धक्का दीजिए, क्या ये दीवार चल रही है? नहीं चल रही। क्या मैं फोर्स लगा रहा हूं इस वॉल को पुश करने के लिए? यस, आई एम पुशिंग दिस वॉल, पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वह कितना हो जाएगा? 0। और क्या कंडीशन हो सकती है? थीटा हो जाए 90 डिग्री, बिकॉज cos ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे बच्चों, इनके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को समझाता हूं, आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये पेन है मेरे पास, इसको मैं यहां से ड्रॉप कर देता हूं। फ्री फॉल हो रहा है, ड्रॉप कर दिया। कौन ले जा रहा है इसको नीचे? ग्रेविटी। किधर लग रही है? डाउनवर्ड्स। और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? डाउनवर्ड्स। तो बच्चों ये एक बॉल है, किस में है ये? फ्री फॉल में। इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? mg। कैसे लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसका डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? नीचे। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है? 1। तो वर्क कैसा है? पॉजिटिव। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वर्क। ठीक है बच्चों, बात करता हूं नेगेटिव वर्क की। आप इसको पेन को ऊपर उछालें, किधर जा रहा है ये ऊपर जाते में? अपवर्ड्स। ग्रेविटी किधर लग रही है? डाउनवर्ड्स। तो अगर मैं इसको ऊपर फेंकता हूं
थ्रोन अप, तो डिस्प्लेसमेंट किधर है? अपवर्ड्स। ग्रेविटी इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है? थीटा 180 डिग्री, ठीक है। एंड कॉस 180 डिग्री कितना होता है बच्चों? -1। तो वर्क कैसा हो जाएगा ग्रेविटी का इस केस में? नेगेटिव। बात समझ गए बच्चों? कुछ बातें जीरो वर्क की करते हैं। एग्जाम्पल एक ले लीजिए, पुशिंग अ वॉल। आपने दीवार को धक्का दिया, फोर्स तो आप लगा रहे हैं ना, पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इस केस में? 0। तो वर्क कितना होगा? 0, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल, लोअर क्लास में आपने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा है, याद में है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं याद तो भी कोई टेंशन नहीं, आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन चैप्टर में। पर ये ऑलवेज किधर को लगता है ये बस पता हो थोड़ा सा अभी के लिए। ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ हमेशा लगता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है हमेशा। सर्कल में हमेशा डिस्प्लेसमेंट कैसे दिखाते हो? डिस्प्लेसमेंट एस, ऑलवेज अलोंग टेंजेंट। तो दोनों में एंगल कितना हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में? 90। और कॉस 90 कितना होता है? 0। तो वर्क डन कितना हो गया बच्चों? 0, ठीक है। तो यहां से एक 0 वर्क का ही एक बात याद रखेंगे बच्चों, वर्क डन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन हमेशा 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 0 ही होगा, क्योंकि वो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगी, डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंट की तरफ लगेगा। इतनी बात बच्चों आप लोगों को क्लियर है? कुछ और फोर्सेस, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग, फ्रिक्शन, इन सब का वर्क भी हम निकालेंगे, देखेंगे उनका वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कैसे हो सकता है। डिटेल में उसको पढ़ेंगे, ये अभी फिनिश नहीं है, दिस इज ऑल इंट्रोडक्शन। अगले लेक्चर में उन सबको कवर करेंगे हम लोग आगे के लेक्चर्स में धीरे धीरे। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही है, इसको अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, share the video and subscribe the channel and share the channel as well. Thank you बच्चों, take care, bye bye.